एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए एंड होपफुली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप, क्योंकि होपफुली मैंने वर्ड इसलिए यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कितना एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आते हो, कितना लिख कर आते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? तो परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी और आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट है जहाँ पे सारी चीज़ें एकदम एक्चुअल, मतलब एकदम रियल होती हैं और रादर देन एक्चुअल मार्केट। जैसा एक्चुअल मार्केट होता है उसके कंपैरेटिवली एकदम अपोजिट होता है। सो अकॉर्डिंग टू John Robinson, perfect competition prevail when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. तो यहाँ पे हर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन तभी एग्जिस्ट करता है जब जो डिमांड ऑफ आउटपुट ऑफ कमोडिटी है वो हर एक प्रोड्यूसर के लिए क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक हो। ठीक है, और इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इनलास्टिक, ये सारी चीज़ों का मैंने मीनिंग आपको एक्चुअली बता के रखा हो। ठीक है, अब परफेक्टली इलास्टिक को मैं एक छोटे से वर्ड में समझा भी देती हूँ कि जहाँ पर जो डिमांड है कमोडिटी की वो अगर 50% कम हो जाती है, ठीक है, 50% भी कम हो जाती है, तो जो उसकी एक्चुअल जो डिमांड ऑफ कमोडिटी है वो हाई हो जाती है, 100% हो जाती है। 50% प्राइस कम हुआ और जो डिमांड है वो 100% हो गया, तो उसको परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। ठीक है, सो आप परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज़ वन इन विच नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज़ वेरी लार्ज। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड ऑल द बायर्स एंड सेलर आर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। एक ही तरीके का सेम प्रोडक्ट जो है खरीदने या बेचने का काम करते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कौन? बायर्स एंड सेलर। ऐसे मार्केट को हम लोग परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, या ऐसे सिचुएशन को हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताएं यहाँ पे? मोरेओवर बोथ बायर एंड सेलर पोजेस परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जो बायर एंड सेलर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज है मार्केट की हर एक कंडीशन का। चलिए जब जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले इसका फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बायर भी उतने ही ज़्यादा होते हैं और सेलर भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। एज मैंशन अर्लियर, ईच सेलर फॉर्म्स आ नेग्लिजिबल पार्ट इन द टोटल ऑफ मार्केट। तो जितने भी पहले का टाइम था, पहले का जितना भी टाइम था उस टाइम में जो सेलर होते थे वो नेग्लिजिबल पार्ट थे, यानी कि उनको एक तरीके का निगलेक्ट किया जाता था या फिर उनको इतना इम्पॉर्टेंस नहीं मिलती थी। सो हेंस नन ऑफ देम इज़ इन द पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड सप्लाई इन द मार्केट। कोई भी ऐसा नहीं था सेलर जो मार्केट के अंदर प्राइस एंड सप्लाई को लेकर इन्फ्लुएंस कर सके। सो थर्स द सेलर आर प्राइस टेकर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो जो सेलर होता है, जो अंडर परफेक्ट कंपटीशन, वो प्राइस टेकर होता है, ना कि मेकर होता है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ बायर इज ऑल्सो सो लार्ज, द शेयर ऑफ ईच बायर इज सो नेग्लिजिबल दैट नन ऑफ देम इज इन द पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इन द मार्केट। तो यहाँ पे दोनों का ही सेम है, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों ही नेग्लिजिबल हैं। कोई किसी के पास भी इतना नहीं है कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके, चाहे वो प्राइस के फॉर्म में हो चाहे वो सप्लाई के फॉर्म में हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री होती है मार्केट में और फ्री एग्जिट होती है। आप वेन एवर यू वॉन्ट टू एंटर यू कैन एंटर इन द मार्केट एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू एग्जिट यू कैन एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। सो देयर इज़ नो बैरियर टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एनी फर्म। Any firm can enter or quit the industry at its own will. If there is a hope of profit, the firm will enter market, and if there is a possibility of loss, the firm will leave the market. जब उनको लगेगा प्रॉफिट हो रहा है वो एंटर हो सकते हैं, होंगे, और जब उन्हें लगता है कि अब मुझे लॉस बेयर करना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो
वो मार्केट को छोड़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल प्राइस। सो अब सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल अंडर परफेक्ट कंपटीशन विच इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सिंगल प्राइस से यहाँ पे यह बात है कि जितने भी कमोडिटी है सबकी एक यूनिफॉर्म प्राइस, सिंपल मतलब एक ही प्राइस है जो डिटरमाइन करती है कि इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। तो 4 फीचर है हमारा कि मार्केट की पूरी जानकारी है, किसको, बायर को भी है और सेलर को भी है। और मार्केट की कौन सी नॉलेज, मार्केट कंडीशन के बारे में, कब इन्फ्लेशन आ रहा है, कब डिफ्लेशन आ रहा है, कब डिमांड बढ़ रही है, कब डिमांड कम हो रही है। एंड एवरी सेलर एंड बायर हैज़ अ नॉलेज अबाउट द प्राइस, quality, source of supply and product as well. Next is perfect mobility of factor of production. So there is a perfect mobility of factor of production under perfect competition. Why? Because labor and capital are mobile not only geographical but also occupational. तो जो लेबर और कैपिटल होता है वो ना ही सिर्फ जोग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओलिगोपॉली विथ 4 फीचर्स। अब ओलिगोपॉली क्या होता है चलिए समझते हैं। द टर्म ओलिगोपॉली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज ओलिगो विच मीन्स फ्यू एंड पॉली मीन्स अ सेलर। तो फ्यू सेलर्स को हम लोग ओलिगोपॉली कहते हैं इन शॉर्ट। इट इज़ द मार्केट वेयर देर आर अ फ्यू फर्म्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजेनियस प्रोडक्ट और डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट, जैसे कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, सीमेंट कंपनीज। देखो यहाँ के जो सेलर होते हैं वो आइदर होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, आइदर डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। अब डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कमोडिटी एक ही है, ठीक है, कमोडिटी की सर्विस एक ही है बट वो डिफरेंट वेरिएशन में है। जैसे आप मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, जैसे एयरटेल है, जियो है, पहले टाटा डोकोमो था, फिर वोडाफोन है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो सेम सर्विस होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाते हैं बट उनका जो प्रोडक्ट भी डिफ्रेंशिएट होता है बट उनकी जो सर्विस होती है वो सेम होती है। तो ऐसे को ओलिगोपॉली कहा जाता है क्योंकि फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फीचर है इसका फ्यू फर्म्स और सेलर। सो अंडर ओलिगोपॉली मार्केट देयर आर फ्यू फर्म्स और सेलर। दीज फ्यू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट एंड एंजॉय द कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अभी आज का टाइम में देखो, एक टाइम था कि मंथली 100 रुपीज़ का आपका मंथली का रिचार्ज हो रहा था। आप देखो टाइम टू टाइम एक कंपनी अगर प्राइस बढ़ाती है तो दूसरी कंपनी भी उसके साथ बढ़ा लेती है, तीसरी बढ़ा लेती है, चौथी बढ़ा लेती है। यानी कि इन्होंने पूरे मार्केट को कंट्रोल करके रखा है और मार्केट की जो गुडविल है उनको एंजॉय कर रहे हैं, है ना। सो जो यहाँ के जो ओलिगोपॉली के जो सेलर्स होते हैं वो मार्केट को डोमिनेट करते हैं, मार्केट को अपने हिसाब से चलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर 250 रुपये एक गरीब के पास नहीं है कि हर महीने का रिचार्ज कर सके तो कैसे रिचार्ज करेगा। पहले क्या था कि आप सिर्फ कॉलिंग के लिए भी रिचार्ज कर सकते थे, अब ऐसा कुछ चीज़ें अवेलेबल ही नहीं मिलती है। आपको करना है 250 करो या कुछ महीने और फिर 200 में करो, आप 12 दिन का 15, मतलब एक तरीके की लूट मचा रखी है, मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं लोग, है ना। सो नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंसी। हर एक कंपनी के डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर रहती है। द सेलर हैज़ टू बी काउशन विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन taken by the competing firms. Since there are few sellers in the market, if any seller makes the changes in the price, all the other firm in the industry also try to follow the same competition in the market. मैं इसका बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। क्या होता है, जैसे अभी वोडाफोन ने प्राइस बढ़ाया तो एयरटेल भी उसके साथ में बढ़ाएगा, जियो भी सेम कंपटीशन करेगा क्योंकि उसको मार्केट में सेम स्टेबिलिटी बना के रखनी है। आज से 2-2.5 साल पहले जियो ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी जहां पर उसने ये किया कि मैं 1 मंथ का रिचार्ज का खाली कॉलिंग मतलब 1000 दूंगा, रेस्ट ऑफ चीज़ सेम रहेगी बट कॉलिंग 1000, क्योंकि जब 1000 मिनट ख़त्म होगा तो लोग जो है रिचार्ज करना स्टार्ट करेंगे जिससे उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी, है ना। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि सेम रिचार्ज में अगर एयरटेल और वोडाफोन सेम अनलिमिटेड कॉल प्रोवाइड कर रहा है तो कंज्यूमर क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे
वोडाफोन और एयरटेल की तरफ। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे कंज्यूमर लॉस हो रहे तो उन्होंने क्या किया, सेम प्लान जो है फिर से चालू कर दिया। तो इस टर्म को इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग जो है वो एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है ना। सो अ फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट अग्रेसिव अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट। अब मैं इसको एकदम बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। अब देखो एयरटेल या वोडाफोन का आप देखते होंगे कि आप अगर वो लोग दिखाते हैं मतलब ऐड में कि अगर आप ज़मीन के अंदर जा रहे हो फिर भी वहाँ पे नेटवर्क है, आप कहीं पे भी जा रहे हो वहाँ नेटवर्क है, आप किसी भी जंगल सफारी कहीं पे भी जा रहे हो आपको इंटरनेट नेटवर्क मिलेगा, ऐसा क्लेम करता है। तो क्लेम करने की वजह से क्या होता है, एक लार्ज एरिया ऑफ मार्केट जो है कैप्चर करता है। अब एक एडवर्टीजमेंट देखने के बाद कंज्यूमर को भी लगता है कि यस ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे हर जगह साथ देने वाला है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो क्या करेगा, उसको परचेस करेगा। नेक्स्ट इज़ एंट्री बैरियर। सो यहाँ पे जो है एग्जिट फ्रॉम द एग्ज़िट तो आप कभी भी ले सकते हैं मार्केट से, लेकिन एंट्री के टाइम पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, जैसे कि गवर्नमेंट लाइसेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम, पेटेंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें। आप मार्केट में नए आए हो तो आपको कंपटीशन बढ़ाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, या मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, देयर इज़ अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग्स द फर्म्स in the terms of size. Some firm may be small while other may be bigger. तो यूनिफॉर्मिटी भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे पहले एयरसेल की कंपनी थी, एयरसेल ने क्या किया, मर्ज कर दिया वोडाफोन के साथ, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं प्रॉफिट में नहीं जा रहा हूँ, मेरा कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो स्मॉल फर्म थे जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का सिंपल सा मतलब होता है सिंगल सेलर। ये जो टर्म है वो भी ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। मोनो मीन्स सिंगल और पोली मीन्स सेलर। तो इसका मतलब सिंपल सा होता है सिंगल सेलर। सो मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर हु कंट्रोल एंटायर मार्केट सप्लाई फॉर प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जो क्या करती है, एंटायर मार्केट को कैप्चर करती है, एंटायर मार्केट के सप्लाई को कंट्रोल करती है, जस्ट बिकॉज देयर इज़ अ नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। सो दैट्स वाई मोनोपोली ऑलवेज कंट्रोल और प्राइस मेकर ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट. So according to Chamberlain, monopoly refers to single firm which has control over the supply of product which has no close substitute. So इनका ऐसा मानना है कि ऐसी सिंगल फर्म है जो पूरे कंट्रोल मार्केट को सप्लाई के फॉर्म में कंट्रोल करती है वो प्रोडक्ट का जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है. ये उसके कुछ फीचर्स है. नंबर 1 है सिंगल सेलर, जिस आप सबको डेफिनेशन मीनिंग में ही पता चल गया कि मोनोपोली है. देयर इज़ अ नो कंपटीशन, ओनली वन सिंगल और प्रोड्यूसर इज़ देयर, सेलर इज़ देयर, दैट्स वाई. और नंबर ऑफ बायर क्या है, लार्ज है, इसीलिए सिंगल सेलर. तो हमारी जो इंडियन रेलवे है वो मोनोपोली है क्योंकि सेलर तो एक ही है लेकिन नंबर ऑफ बायर बहुत ज़्यादा है. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसका फीचर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जस्ट बिकॉज बायर हैव नो चॉइस because there is a no close substitute, so that's why they have to buy either the same product or go without it. So the cross elasticity of demand for this product either zero or negative because a consumer have no choice in terms of that particular commodity. Next one is barrier to entry. So just because of rivals is restricted due to legal, natural, technological barrier which are not allowed to competitors in the enter market. Next feature is control over the market supply. So as a monopolist has complete hold over the market because he is the sole producer, sole means single, or a seller of the product. So that's why he control or monopoly control over the market supply. Next one is price maker. So just because
monopoly have no substitute, that's why he also a price maker, because he always fix a price of a commodity or product, and that's why he control all over the market supply. So monopolist is a price maker. Next and last question is monopolistic competition. देखिए आपके सामने ये डिफरेंट ब्रांड दिख रहे हैं, बट इनका काम एक ही है, फर्श को क्लीन करना, है ना. इसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है. डिफरेंट ब्रांड ऑफ लिक्विड क्लींजर. अब मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ वेरी रियलिस्टिक मार्केट. ये एक ऐसी मार्केट है जो रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है. सो इन दिस मार्केट देयर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली एक्टिंग टुगेदर. इस टर्म में कुछ आपको फीचर्स जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के भी मिलेंगे, कुछ आपको मोनोपोली के लिए भी मिलेंगे. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन coined this concept in his book Theory of Monopolistic Competition, which was published in the 1933. So according to him, monopolistic competition refers to competition among a large number of sellers producing close but not perfect substitute. Close not perfect substitute. ये याद रखना है आपको कि प्रोडक्ट सेम होगा बट क्लोज सब्स्टिट्यूट. जैसे प्रोडक्ट तो सेम है बट सेम ब्रांड नहीं है. जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सारे लिक्विड क्लेंजर ही है, लेकिन ये तीनों ही, ये पांचों ही क्या है, डिफरेंट ब्रांड के हैं. तो क्लोज सब्स्टिट्यूट है बट ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है. दिस इज़ अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. फीचर्स में बढ़ते हैं आगे. वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर. सो इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ सेलर इज लार्ज बट कंपेरेटिवली इट इज़ लेस देन दैट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ड्यू टू दिस रीज़न सेलर बिहेवियर इज लाइक अ मोनोपोली. यहाँ पे जो कंज्यूमर है, जो सेलर है, वो बहुत ज़्यादा हैं एंड इनके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेस देन परफेक्ट कंपटीशन. तो इसलिए जो सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो सेलर होते हैं यहाँ के वो मोनोपोली की तरह भी बिहेवियर करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर. इन दिस मार्केट देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर. कॉन्सिक्वेंटली no single buyer can influence the price of product by changing his individual demand. तो लार्ज नंबर ऑफ बायर होने की वजह से यहाँ पे कोई ऐसा सिंगल बायर नहीं है जो किसी प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर या इंडिविजुअल डिमांड को लेकर यहाँ पे प्राइस में चेंजेस आ सके. अब इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ. जब आप किसी एक शॉप पे जाते हो, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और या फिर प्राइस के हिसाब से आपके लिए फिट नहीं बैठा, आप चले जाओगे दूसरे मार्केट में, क्योंकि नंबर ऑफ़ सेलर ज़्यादा हैं, तो दूसरे की जगह जाओगे और वहाँ पे अपने मनपसंद की चीज़ें खरीदोगे, है ना. ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान पे चिपके रहोगे. मोनोपोली तो नहीं है यहाँ पे. तो इसीलिए यहाँ पे फेयरली लार्ज नंबर ऑफ़ बायर जो हैं वो एक सिंगल पर्सन की इंडिविजुअल डिमांड भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती. फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ free entry and free exit. There is a new firm are free to enter and exit in the market if there is a profit, और similarly वो छोड़ भी सकता है जब उसे डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करने के लिए मार्केट में. नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट. सो सेलिंग कॉस्ट इज़ अ peculiar to monopolistic competition only because it refers to costs incurred by firm create more demand for its product and thus increase the volume of sale. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है बाय फर्म, उसे डिमांड क्रिएट की जाती है फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एंड उसके वॉल्यूम ऑफ सेल्स को बढ़ाया जाता है. इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, रेडियो, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग, एग्जीबिशन, विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट्स एंड फ्री सैम्पल एज वेल. ये सारे ऐसे चोचले हैं जिनके थ्रू जो वॉल्यूम ऑफ सेल है वो बढ़ाया जाता है. जैसे दिवाली में आप जाओ तो आपको एक पे एक फ्री मिलेगा या फिर आपको किसी प्रोडक्ट के साथ कोई गिफ्ट के तौर पे मिलेगा. ये सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे सेल के वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है. लास्ट पॉइंट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट. In monopolistic competition, goods have close substitute to each other, but
not exact same. For example, different brands of soap, toothpaste, they produce every year lots of product with a similar feature, similar you can say quantity, similar form of product, but they cannot produce the same commodity. So that's why it's like they can produce a close substitute of commodity but cannot exact. तो ये था चैप्टर नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है. और अगर आपको पसंद आता हो तो आप बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो. और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की. थैंक यू सो मच.